Hello, how are you? I am fine. Hello, Akshit sir. Hello, sir. Good to see all of you. Okay, okay. All right. So, hey, yes, yes. सर आप चाहो तो 4 बजे तक का भी पढ़ा सकते हो सर। Fine, I'm taking the screen और आज का हमारा जो लेसन है वो है गुरुत्वाकर्षण। आप सबको दिख रहा है मेरी स्क्रीन अभी? आ गई है क्या स्क्रीन आपके पास? यस सर, दिख रहा है गुरुत्वाकर्षण। ओके, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण को हम अंग्रेजी में ग्रेविटी भी बोलते हैं और इसके अंदर हमारे पास जो नियम है, इसकी खोज कैसे हुई, इसके अंदर कौन कौन से साइंटिस्ट थे, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपकी किताब का जो पहला चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण, जो भी स्क्रीन के ऊपर है, आपको दिख रहा है? यस सर। आपको साफ दिख रहा है आयशा? आयशा, आप इसे पढ़ पाती हो क्या? हेलो। सर मैं पढ़ूं? ऑलराइट, ठीक है। तो सबसे पहले इसके ऊपर थोड़ा सा रिवीजन है। गुरुत्वाकर्षण, केपलर के नियम, मुक्त वेग, गुरुत्वीय बल, अभिकेंद्रीय बल और मुक्त पतन। सबसे पहले मुक्त पतन क्या होगा, आप कोई जानता है मुक्त पतन क्या होता है? मुक्त पतन क्या होता है, जैसे आप एक 5वीं 6वीं मंजिल के ऊपर खड़े होके वहां से एक क्रिकेट बॉल आप नीचे फेंकेंगे, तो जब वो बॉल नीचे अपने आप गिर रही है, हमने उसे धक्का नहीं मारा, वो अपने आप ही गुरुत्वा उसको एक कशिश है जमीन की तरफ। जब हम बॉल हाथ से छोड़ते हैं तो वो आसमान में क्यों नहीं जाती, दाएं बाएं क्यों नहीं जाती, वो केवल नीचे जो जमीन है, फर्श है, ग्राउंड फ्लोर है, उसकी तरफ जाती है। तो जब एक बॉल प्रकृति लाजमी तौर से अपने आप, जब हम एक उसको ऊंचाई से, पहाड़ से, हवाई जहाज से, ऊंची बिल्डिंग से धीरे से छोड़ेंगे, तो वो केवल सीधा वर्टिकली नीचे जाती है। तो जब वो नीचे जाती है तो उसको हम बोलते हैं मुक्त पतन। मुक्त का मतलब है आजाद और पतन का मतलब है नीचे गिरना, आजाद होके नीचे गिरना। सभी वस्तुएं हैं, अगर हम उनको ऊंचाई से फेंकेंगे या कुएं के ऊपर खड़ा होके एक 8 आने का सिक्का छोड़ेंगे तो वो सीधा कुएं के अंदर गिरेगा। इसे हम मुक्त पतन बोलते हैं। तो हमारे यस यस सर एक कागज के टुकड़े को भी फेंकेंगे तो नीचे ही आएगा सर। थोड़ा थोड़ा धीरे बोलो, क्या बोला आपने? सर कागज का टुकड़ा भी फेंकेंगे ना ऊपर से तो नीचे आएगा। करेक्ट, बिल्कुल। कागज का टुकड़ा भी जाएगा, परंतु वो हवा के अंदर तैरता है क्योंकि कागज के टुकड़े का वजन कम होता है और उसका आकार बड़ा होता है, इसलिए जब पत्ता गिरता है तो वो सीधा नीचे नहीं गिरता। अगर आप एक कंचा ले लोगे जिसे हम खेलते हैं, या एक बॉल बेरिंग ले लेते हो, या क्रिकेट की बॉल ले लेते हो, तो वो सीधा नीचे गिरेगा। अगर आप जैसे पतंग जब नीचे गिरती है कटने के बाद, तो वो एकदम से नीचे नहीं गिरती, वो हवा में तैरती तैरती क्योंकि उसका वजन कम है और उसके ऊपर हवा का ताकत लग रही है। आपने देखा है जब हम पतंग के पीछे भागते हैं तो क्या पतंग सीधे नीचे गिरती है या तैरती तैरती गिरती है? सुल्तान, आयशा? सर धीरे धीरे पतंग गिरती है। हाँ, धीरे धीरे और तैरती तैरती गिरती है, वो एकदम से नीचे नहीं है। अगर आपके हाथ में एक क्रिकेट बॉल है ना, क्योंकि क्रिकेट बॉल का वजन ज्यादा है, वो भारी है, उसके ऊपर हवा का वेग का असर कम है, तो इसलिए वो फटाक से नीचे जाती है। और अगर आपके पास एक छोटा सा बॉल बेरिंग होगा स्टील का, या कंचा होगा जिससे हम खेलते हैं, गोटी होगी आपके पास, तो वो तो इस समय हम कागज की बात नहीं करेंगे क्योंकि कागज के ऊपर
हवा का असर पड़ता है तो वो तैरते तैरते, जैसे पत्ता है, पेड़ से नीचे गिरने की बजाय वो पेड़ से 100 गज दूर भी गिर सकता है, 50 गज दूर भी गिर सकता है। और बिल्कुल अगर हवा नहीं है और वैक्यूम जैसी स्थिति अगर हम मान लेते हैं तो वो सीधा, जैसे एक पंख है, पंख हल्का होता है, अगर आप पंख को हाथ से छोड़ोगे अपने नाक के पास रख के तो क्या आपके वो पैरों पे गिरेगा या दाएं बाएं गिरेगा? दूर जाके गिरेगा। क्योंकि वो हवा में तय, उसका वजन कम है, उसके ऊपर हवा शक्ति लगाती है, तो वो हवा की शक्ति के साथ दाएं बाएं, ऐसे आप अगर एक गुब्बारा भी ले लोगे, तो हमारे साइंस के अंदर जब हम मुक्त पतन की बात कर रहे हैं तो एक ठोस चीज जो भारी है और उसके ऊपर हवा का असर नहीं होगा। तो ये बात स्पष्ट होगी आप सबके लिए? यस सर। थैंक यू, थैंक यू। साजिद बोला, कौन बोला आगे से? साजिद की आवाज है ये? यस सर, मैं हूँ। थैंक यू साजिद, थैंक यू बेटे, आगे चलते हैं। ऑलराइट, तो ये इस प्रकार से होता है। तो गुरुत्वाकर्षण क्या है कि ये दो वस्तुओं के अंदर जो कशिश बोलते हैं, आकर्षण, आकर्षण का मतलब क्या होता है? कशिश। जैसे एक मैग्नेट के पास हम लोहा को लेके जाते हैं तो वह फटाक से उसको खींचने की कोशिश करता है। एक छोटी सी कील होगी, अगर वो भारी होगी तो शायद वो नहीं चलेगा। तो वो जो फोर्स होता है, गुरुत्व, जो दो वस्तुओं के अंदर, आपके घर में एक बहुत बड़ा मटका पड़ा है और दूसरी दूर में एक कील पड़ी है, अभी वो कील तो वहीं पे पड़ी रहेगी सारी जिंदगी, तो आप बोलोगे इनकी कशिश कहाँ है? वो कशिश है, परंतु कील के ऊपर जो फ्रिक्शन का फोर्स है वो इतना ज्यादा है कि कील जो है वो एक बहुत बड़े लोहे के या मटके की तरफ नहीं चलने लग पड़ती। अगर हम उसको स्पेस में डाल देंगे जहां पे उसे कोई रोकने वाली फ्रिक्शन जैसी फोर्स नहीं है, तो वो अवश्य एक दूसरे की तरफ आकर्षण होके एक दूसरे के अंदर जाएंगे। तो उसी अनुसार सूरज है, पृथ्वी है, तो अगर सूरज और पृथ्वी के बीच में गुरुत्वाकर्षण है तो पृथ्वी सूरज के अंदर समा क्यों नहीं जाती? कोई बताएगा मुझे? अगर ये साइंस सच्ची है, ग्रेविटेशन फोर्स दो चीजों के बीच में होगी और उनको एक दूसरे की तरफ खींचेगी, तो अब पृथ्वी है और सूरज है, तो पृथ्वी सूरज के अंदर क्यों नहीं चली जाती आकर्षण की वजह से? कोई गेस करेगा? आयशा बेटे, आपकी क्या सोच है? क्योंकि पृथ्वी का खुद का एक गुरुत्वाकर्षण बल है। तो अगर सूरज और पृथ्वी के बीच में गुरुत्वाकर्षण है और मिस्टर न्यूटन महाशय जनाब सच बोलते हैं, तो फिर पृथ्वी सूरज के अंदर क्यों नहीं चली जाती? पृथ्वी उसके अंदर क्यों नहीं आकर्षण हो रही? सूरज पृथ्वी को क्यों नहीं खींच पा रहा? अगर न्यूटन का लॉ सच्चा है तो पृथ्वी उसमें क्यों नहीं समा जाती? पिछले 4 बिलियन सालों से वहीं घूम रही है और लगभग 4 बिलियन साल घूमती भी रहेगी। उसकी मैं आपको वजह बताऊंगा आगे चल के, ठीक है? पर यह प्रश्न हमारे दिमाग में आना चाहिए। अगर अगर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में गुरुत्वाकर्षण है तो चंद्रमा वहां का वहां क्यों टका हुआ है, हमारे अंदर आके क्यों नहीं टकरा जाता? चंद्रमा हमारे से कितनी दूर है, कुछ अंदाजा है? लगभग लगभग 4 लाख किलोमीटर, 3,70,000 से 4 लाख, क्योंकि उसका जो वृत्त है वो बिल्कुल वृत्त नहीं है, वो एक इलिप्स है। वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो एक सादा सा प्रश्न है, जब आप बोलोगे आपके घर में इतना बड़ा एक क्रेन खड़ा है, उसका इतना वजन है और आप उसके पास खड़े हैं, तो क्रेन आपको अपने अंदर आकर्षित क्यों नहीं करता? उसकी वजह ये है
कि जब आप पृथ्वी पे खड़े हैं और पृथ्वी ने आपको अपने अंदर खींचा हुआ है, तो क्रेन की कशिश पृथ्वी की कशिश से कम है। तो जिसका बल ज्यादा होगा वो जीतेगा या कम बल वाला जीतेगा? सुल्तान? सर जिसका ज्यादा बल होगा सर। शाबाश। ओके, तो अभी हम इन्हीं बातों की तरफ आगे बढ़ना चालू होते हैं। ठीक है, तो आपके पहले पेज के अब नीचे के हिस्से में हम आ जाते हैं। आपका ये चित्र बना हुआ है, इस चित्र में पृथ्वी है। ये सब चीजें अनुपात के हिसाब से नहीं बनाई हैं, क्योंकि यहाँ पे तो पेड़ इतना ऊंचा है कि चंद्रमा को टच कर रहा है। तो आप ये मत बोलिए कि ये पेड़ 4 लाख किलोमीटर का है, ये एक केवल एक डायग्राम है। तो यहाँ पे न्यूटन महाशय, न्यूटन जनाब पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। तो पेड़ से एक सेब टपका और वो नीचे गिरा। तो उनके दिमाग में एक ये बात आई कि ये सेब चांद की तरफ क्यों नहीं गया, पृथ्वी की तरफ पटंग नीचे वर्टिकली आके गिरा। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी खोज चालू की। और आपने देखा होगा ज्वार भाटा आता है, कभी समुद्र का पानी ऊपर हो जाता है, कभी नीचे होता है। दिन में 6 घंटे 4 बारी ऊपर नीचे ऐसे उसका चक्र चलता है। तो इसका भी हम आगे जिक्र करेंगे। तो जो न्यूटन साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले कुछ नियम बनाए, कुछ नियम उन्होंने लॉज ऑफ मोशन बनाए कि जब हम मोशन को देखते हैं, गति को देखते हैं, उन्होंने बल और गति को देखा। जिसे आप देख रहे हैं यहाँ पे बल है और बल के साथ गति है। उन्होंने बल और गति के ऊपर काफी सारे साइंस और रिसर्च किया। तो उन्होंने बल और गति को सोच के 3 नियम बनाए। वो नियम पहले पढ़े गए हैं, वो इस किताब के अंदर नहीं है, वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपके पास कागज पेंसिल है तो आप उसको लिख सकते हैं। उन्होंने जो पहला नियम बनाया उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। उनका कहने का मतलब ये है, अगर कोई चीज कहीं पड़ी हुई है तो वो वहां पड़ी रहेगी। अगर कोई चीज चल रही है तो वो चलती रहेगी जब तक उसको एक दूसरा बल आके उसके ऊपर बल लगा के उसकी जो स्थिति है, स्थिति जो जड़ है, जैसे आपकी टेबल के ऊपर एक कप पड़ा हुआ है, आपने उसे छोड़ दिया है, 2 घंटे बाद भी वो कप वहीं पड़ा रहेगा, 3 घंटे, 3 दिन, 4 दिन बाद भी, जब तक आप, आपकी बहन या आपकी अम्मी आके उसे उठा के कहीं और नहीं लेके जाती है। तो ये, या आपका मोटरसाइकिल चल रहा है, अगर मोटरसाइकिल के ऊपर टायर की फ्रिक्शन नहीं है, हवा का दबाव आगे से नहीं है, तो वो जो मोटरसाइकिल है वो लगातार चलती रहेगी जब तक आप उसको ब्रेक लगा के रोकेंगे नहीं। तो इसी हिसाब से जो चांद सितारे हैं वो घूम रहे हैं, वो अपनी गति के साथ जब तक उनको एक दूसरा बल आके रोकेगा नहीं, वो जो मोशन है, जो गति है, वो गति चालू रहेगी। तो ये उसका लॉ 1 था। अगर आप जड़ में हैं, अगर आप स्थिर हैं तो आप स्थिर रहेंगे, अगर आप गति में हैं तो आप गति में रहेंगे, जब तक कोई बल लगा के आपको स्थिर से गति नहीं देगा, या आप गति में हैं तो आपको रोक के आपकी दिशा नहीं बदलेगा, आपकी मोशन की गति को बढ़ा सकता है, 40 किलोमीटर से 60 कर सकता है, 60 किलोमीटर से 20 कर सकता है। तो ये बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको मोमेंटम भी बोलते हैं। ऑलराइट, लॉ ऑफ इनर्शिया या मोमेंटम, इसके ऊपर आप भी अपने स्मार्टफोन से और रिसर्च करिए और समझिए। ठीक है, दूसरा है लॉ ऑफ मोशन की, अगर कोई वस्तु के ऊपर हम बल लगाते हैं तो बल लगाने के बाद उसके ऊपर जो उसका मोशन है, उसके अंदर या तो मोशन आएगा
जैसे अभी साजिद और सुल्तान दोनों आसपास खड़े हैं, तो साजिद सुल्तान को बल लगाता है, तो सुल्तान क्या है, वो हिलेगा वहां से। साजिद अगर बहुत जोर लगाएगा तो सुल्तान ज्यादा जल्दी और ज्यादा तेजी से मुड़ेगा और ज्यादा स्पीड से चलेगा। अगर साजिद हल्का जोर लगाता है तो सुल्तान के ऊपर उसका इफेक्ट कम होगा। ठीक है, ऐसे ही आयशा अगर अपने एक दोस्त के ऊपर या बहन के ऊपर जोर लगाती है तो उसमें एक गति आएगी। वो जितना ज्यादा जोर लगाएगी उतनी ज्यादा गति आएगी। ये बात स्पष्ट है आप सब लोगों को? जब हम किसी पे बल लगाएंगे, अगर वो स्थिर हैं तो उनमें गति आएगी। जैसे आपका एक दोस्त साइकिल चला रहा है और वो साइकिल के ऊपर एक गति पे है 15 किलोमीटर स्पीड के ऊपर, आप पीछे से आके उसको मोटरसाइकिल से एक धक्का देते हैं, तो उसकी साइकिल की स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी बढ़ेगी। और अगर वो आगे से आके उसको धक्का लगाता है तो क्या होगा? घटेगी। घटेगी। तो बस यही हो गया ना, अगर आप उसके अंदर बल जोड़ोगे तो उसकी गति बढ़ेगी, अगर आप बल जो है ऑपोजिट दिशा में लगाओगे तो उसकी गति कम होगी, परंतु गति में बदलाव आएगा। तो न्यूटन महाशय क्या बोल रहे हैं, जब हम बल लगाते हैं तो जो एक जड़ चीज है, जड़ का मतलब हिंदी में होता है जो एक जगह के ऊपर स्थिर है, ठीक है ना, जैसे एक फुटबॉल है, जब एक फुटबॉल खड़ा है तो आप आके उसे जब एक ठुड्डा मारते हैं तो फुटबॉल के अंदर गति आती है। तो अभी फुटबॉल को ठुड्डा मारा आयशा ने और वो फुटबॉल लुढ़कता हुआ आ गया सुल्तान के पास। तो सुल्तान उसको जब दोबारा ठुड्डा मारेगा तो जो गति उसको आयशा ने दी थी, सुल्तान उस गति को और बढ़ा देगा। तो बल और गति के बीच में ये एक रिश्ता है। अगर बल, बोलो बेटे बोलो, हाँ यस सर, सही है। सही है ना बेटे, बात बनती है कि नहीं? हाँ सर। मिलती है। चलो आगे। तो ठीक है, और फिर एक न्यूटन साहब का एक तीसरा लॉ था। उनका तीसरा लॉ क्या था? हर एक एक्शन के अंदर एक उल्टा रिएक्शन होता है। एक्शन इक्वल्स रिएक्शन। समझ गए बेटे आप? तो वो क्या होता है, जैसे आपके हाथ में एक टेनिस की बॉल है, आप इसको दीवार में मारते हैं तो क्या होता है उसके बाद जब वो दीवार में जाके लगती है? अपने पास वापस आएगी। करेक्ट। तो जो वापस आई है बेटे, उसको हम बोलते हैं रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यस। हर एक काम जो हम करेंगे, अगर आपने बॉल को हल्के से दीवार में मारा या हल्के से फर्श में मारा तो वो आपके पास हल्के से ऊपर आएगी, जोर से मारोगे तो उतने जोर से आएगी। तो कहने का मतलब हो गया इक्वल और ऑपोजिट, बराबर का और उल्टी दिशा में। तो न्यूटन साहब के 3 लॉ हो गए। पहला लॉ क्या है? इनर्शिया। जो चीज जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहेगी। अगर वो चल रही है तो चलती रहेगी, अगर वो रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी। जब आप उसके ऊपर कोई बल लगाएंगे तो शायद उसकी दिशा बदलेगी। रूल नंबर 2, जब आप किसी वस्तु पे बल लगाएंगे, अगर वो स्थिर है या चल रही है, तो आप जिस दिशा में बल लगाएंगे और जितना बल लगाएंगे वो उसी के हिसाब से उसके अंदर गति बदलेगी। स्पष्ट है? सरल है ये, बिल्कुल आसान। यस सर। जैसे अभी सुल्तान साइकिल चला रहा है, आप उसको आगे से उल्टा बल लगाओगे तो सुल्तान की साइकिल स्लो भी हो सकती है, रुक भी सकती है, आप उसको उल्टा भी धकेल सकते हो। हाँ सर। ठीक है ना बेटे? और पीछे से अगर आपको उसमें आके थोड़ा बल लगाओगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और ज्यादा बल लगाओगे और स्पीड बढ़ जाएगी, और एक रॉकेट लगा के बहुत स्पीड लगा दोगे तो सुल्तान उड़ के हवा में भी चला जाएगा।
सही है ना बात? ठीक है बेटे, चलो तो अब हम यहाँ से चलते हैं आगे। मतलब अब अक्षर आप, अभी तक कोई प्रश्न है बेटे आपको? आयशा और किसी बेटे को, सुल्तान को, सादिक को, किसी और बच्चे को? बख्शी सर। बोलो बेटे बोलो। मुझे साइकिल चलाना नहीं आती है। तो बेटे सीखो ना, अब इस क्लास में थोड़ी सीखोगे आप साइकिल चलाना। यस सर। आपके बड़े भाई ने आपको धक्का नहीं मारा? साइकिल क्यों नहीं सीखी? साइकिल ही नहीं है तो धक्का कैसे मारेंगे सर एक बार दिए साइकिल गिर गया, एक आंटी को ठोक दिया। हाँ तो फिर साइकिल, चलो कोई बात नहीं बेटे, मैं आपको साइकिल दूंगा। अगली बारी मैं आऊंगा ना ज्ञान साथी, जब कोरोना हट जाएगा तो मैं अपनी साइकिल लाऊंगा, हम दोनों मस्ती करेंगे, ठीक है? सर इसको मैं जरा एक को ठोक दिया तो केस हो गया। चलो अभी थुकाई की बात करो, वापस क्लास में आ जाओ। ऑलराइट बेटे, गपशप बात नहीं करेंगे। ऑलराइट, अभी आपको ये पेज नंबर 2 पे आ जाओ अभी आप। ऑलराइट, पेज नंबर 2, ठीक है बेटे? ऑलराइट, तो अभी हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? अभी केंद्रीय बल, सेंट्रीपीटल फोर्स। जैसे हम क्या करते हैं, एक पत्थर लेते हैं, पत्थर को हम एक सुतली से बांध लेते हैं, और फिर उस पत्थर को हम सुतली से बांधने के बाद बेटे क्या करते हैं, जैसे आप देखोगे यहाँ पे, आपने देखा यहाँ पे पत्थर को हमने सुतली में बांध के यहाँ पे गोल गोल घुमा रहे हैं। सब लोग हम ऐसे करते हैं नहीं करते हैं बेटे? करते हैं सर। तो जब हम पत्थर को घुमाते हैं तो पत्थर गोल गोल घूमता है, तो हमारे हाथ में क्या जोर लगता है नहीं लगता? क्या होता है बेटे? लगता है सर। है ना? तो वो जो जोर लग रहा है ना, जिस जोर से हम पत्थर को काबू कर रहे हैं, और पत्थर को कॉन्टिन्यूसली वो 360 डिग्री एक सर्कल के ऊपर घूम रहा है। पत्थर की स्पीड तो लगभग हम मान सकते हैं लगभग कांस्टेंट है, परंतु उसकी दिशा बदल रही है। तो उसकी दिशा, जैसे आपकी कार बदल रही है, वो कार चल रही है, अगर आपने कार की दिशा बदलनी है तो आपको उसको साइड से पुश करना पड़ेगा, तभी उसकी दिशा बदलेगी ना। जैसे एक फुटबॉल जा रहा है और आप जानते हो कि ये गोल की तरफ नहीं जा रहा, तो अगला प्लेयर उसको ठुड्डा मार के उसकी दिशा बदलता है कि ये गोल की तरफ जाए। ऐसा होता है नहीं होता? हेलो हेलो। यस सर। अगर बॉल गोल के अंदर नहीं जा रहा और आपने उसकी दिशा बदलनी है, तो आप उसको ठुड्डा मार के जोर लगा के उसकी दिशा बदलते हो नहीं बदलते हो? हेलो, यस नो? हेलो, यस सर, बदलेगा। तो वही मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि जब एक चीज यहाँ पे गोल 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 घूम रही है, तो उसकी दिशा बदलने के लिए हम बल लगा रहे हैं, और उस बल को हम बोलते हैं सेंट्रीपीटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। समझे आप बेटे? सभी केंद्रीय बल। और इसीलिए क्या हो रहा है, जब पृथ्वी के इर्द गिर्द चांद घूम रहा है, तो ग्रेविटेशन फोर्स जो है उसके ऊपर हमारी ग्रेविटेशन है, परंतु एक दूसरी चीज, अगर आप जो पत्थर गोल गोल घूम रहा है, आपने हाथ में रस्सी पकड़ी हुई है, अगर आप रस्सी छोड़ देंगे तो क्या होगा? वो कहीं दूर जाके गिर जाएगा। तो जो जो दूर जाके गिरेगा, उस शक्ति को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है बेटे? वो आप समझ गए बेटे? एक सेंट्रीपीटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दो ऑपोजिट होती है। न्यूटन ने बोला था हर एक फोर्स का, एक फोर्स से हम पत्थर को अपनी तरफ खींच रहे हैं, उसका रिएक्शन क्या है? पत्थर बाहर जाना चाहता है, और इन दोनों में बैलेंस है। क्योंकि अगर पत्थर को मैं अपनी तरफ खींचूं और उसको कोई ऑपोजिंग फोर्स नहीं है, तो पत्थर मेरी तरफ आ जाएगा, परंतु पत्थर वहीं पे घूमता रहता है, पत्थर मेरे पास तो नहीं आता ना। ये बात क्लियर है?
यस सर। करेक्ट। तो यहाँ पे भी एक्शन और रिएक्शन, जैसे आपने ये देखा हमारे पास, हम इसको ऐसा खींच रहे हैं सेंटर की तरफ, पर उसका जो रिएक्शन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इनके बीच में बैलेंस है, और इसलिए पत्थर हर दिशा पे जब वो बदलता है हम उसको फोर्स लगा के बदलते हैं। फिर पत्थर यहाँ जाता है, यहाँ से फिर हम उसको इसकी दिशा बदलते हैं। और इसीलिए जो चंद्रमा है उसके ऊपर पृथ्वी की जो हम सेंट्रीपीटल फोर्स से उसको अपनी तरफ खींचते हैं, और उसका जो रिएक्शन है सेंट्रीफ्यूगल। तो दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स है सेंट्रीपीटल जिसे हम अभिकेंद्र, और दूसरा होता है अविकेंद्र। अभिकेंद्र का मतलब है सेंटर से परे। तो अभिकेंद्र सेंटर के अंदर खींचती है और अविकेंद्र सेंटर से बाहर खींचती है। तो ये दो फोर्सेस भी, इसका सबसे सरल उदाहरण है एक पत्थर। पत्थर को जब हम ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, पत्थर को ऊपर हम अपनी तरफ खींचते हैं, अगर हम पत्थर की रस्सी को छोड़ देंगे तो वो फटाक से जहां पे भी वो है वहां से वो 90 डिग्री की ऐसे यहां से वो दूर चला जाएगा। ये जो मैं ड्राइंग बना रहा हूँ आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही बेटे? हेलो, यस सर। दिखती है ना ये जो मैं ड्राइंग बना रहा हूँ? ऑल राइट। तो अभी तक हमने देखा ग्रेविटेशन क्या होता है। न्यूटन के 3 नियम है। पहला नियम इनर्शिया का, दूसरा नियम जितना हम उस पे बल लगाएंगे उसकी दिशा के अंदर, स्थिर दिशा में या गति की दिशा के अंदर बदलाव आएगा। और तीसरा नियम क्या है, हर एक एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे हमने आपको बॉल का उदाहरण दिया, आप फर्श के ऊपर मारोगे वो वापस आएगी, आप उसको जोर से मारोगे वो उतने जोर से आएगी। इक्वल और ऑपोजिट। और आगे आके हमने देखा कि सर्कुलर मोशन के अंदर क्या होता है। सर्कुलर मोशन के अंदर एक सेंट्रीपिगल फोर्स होती है, सेंट्री, और साथ ही साथ उसके हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। और ये हमने देखा जब हम पत्थर को गोल गोल घुमाते हैं उसके ऊपर बल लगता है जिसे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अगर हम उस रस्सी को छोड़ देंगे तो पत्थर वहां से दूर ऐसे जाएगा, वो बल जिसको बोलते हैं अविकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये सब जो शक्तियां हैं अभी आपने नोट की हैं, इसके ऊपर आप और ध्यान दो, इसके अंदर और समझ करो। और इसके बाद हम एक और नया सिद्धांत पढ़ते हैं, और वो जो नया सिद्धांत है वो है श्री केपलर। जो केपलर एक और साइंटिस्ट थे। अभी आपको 5 मिनट ब्रेक लेनी है, आधा घंटा, कि हम आगे बढ़ें सभी लोगों? यस सर, कंटिन्यू प्लीज। सबको समझ आ रहा है? किसको समझ नहीं आ रहा मुझे वो बताए। सर समझ में आ सभी बच्चों को समझ आ रही है? कोई बात नहीं, हम इसको दोबारा भी करेंगे। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं, गाड़ी को बढ़ाते हैं, केपलर लॉज पे लेके आते हैं। ठीक है बेटे, केपलर लॉज पे लेके आते हैं। तो केपलर जो थे वो एक साइंटिस्ट थे, वो न्यूटन के सीनियर थे। तो सबसे पहले वो एक गणित के साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने बताया कि अगर एक ये जो कोन होता है, आपको कोन दिख रहा है यहाँ पे, ये कोन होता है, अगर हम इस कोन को आड़ा काटेंगे, जैसा ये उन्होंने आड़ा काटा यहाँ पर, तो उन्होंने बोला ये जो डायग्राम बना यहाँ पे इसको हम बोलते हैं प्रतिलीय दीर्घ वृत्त। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा और वृत्त का मतलब होता है सर्कल। तो ये एक बनेगा, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं इलिप्स। तो इलिप्स एक प्रकार से दो सर्कल, फर्ज किया, देखिए यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल है और ये एक इसके अंदर
दूसरा सर्कल है। आप समझे बेटे? और साथ ही साथ यहाँ पे एक और सर्कल है। तो ये दोनों सर्कल जब हम जोड़ लेते हैं तो ये जो एक आकार बनता है इसको हम अंग्रेजी में इलिप्स बोलते हैं। तो उन्होंने इस इलिप्स को बताया कि जब हम एक कोन को लेके ऐसा आड़ा काटेंगे तो बन जाएगा। अब मजे की बात क्या है, इस सर्कल के दो नाभि सर्कल होंगे। इसकी एक नाभि यहाँ पे होगी और इसकी दूसरी नाभि यहाँ पे होगी। तो अगर हम इस नाभि पे आते हैं, यहां से हम इतना दूर जाते हैं और ये दूसरा नाभि से इतना दूर होगा, F1, AF1, AF2। जितनी दूरी ये है, ये अगर हम जमा करते हैं तो ये हमेशा आपस में बराबर होंगी। ये वाली दूरी प्लस ये वाली दूरी इक्वल्स ये वाली दूरी, ये वाली दूरी बराबर ये वाली दूरी, ये वाली दूरी। अगर मैं एक और भी ले लेता हूं, यहां से ऐसे जाता हूं और यहां से ऐसे आता हूं, ये हमेशा आपस में बराबर रहेंगी और ये आप करके भी देख सकते हो। तो ये जो इलिप्स होता है या जिसे हम प्रतलीय दीर्घवृत्त कहते हैं, इसकी ये एक गुण है। इसको रट्टा लगा लेने का है, समझ गए बेटे आप? और इसको आप टेस्ट भी कर सकते हो। ऑलराइट, तो अब यहां से केपलर महाशय ने तीन, और न्यूटन ने 3 लॉज दिए हमको और केपलर महाशय ने भी हमको 3 लॉ दिए। अच्छा, अब इसको समझने के लिए देखिए, यहाँ पे सूरज है और यहाँ पे ये जो ए है, यहाँ पे एक ग्रह है, हम इसको पृथ्वी बोल सकते हैं। वो इतना ज्यादा, इसका अगर ये वृत्त होता तो इसका सर्कल यहाँ होता और इस सर्कल के अंदर वो जो पूरा वृत्त है, पूरा जो वृत्त बनता यहाँ पे, वो वृत्त ऐसे होता। परंतु ये तो एक इलिप्स है, तो इसका एक नाभि यहाँ पे है और इसका एक नाभि लगभग यहाँ पे होगा। तो केपलर ने बोला कि अगर जो एक ग्रह है वो ए से बी जाता है और थोड़ी देर बाद उसका जो रास्ता है वो इस रास्ते पे चलते चलते यहाँ पे उसकी स्पीड कम हो, देखो यहाँ पे उसकी स्पीड ज्यादा है और उसने उसी टाइम के अंदर, फर्ज किया 10 दिन के अंदर ए से बी गया। जैसे जैसे वो दूर जाता है उसकी स्पीड कम होती है, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। तो अब उसने 10 दिन के अंदर सी से डी गया और फिर बहुत दूर जाने के बाद उसने 10 दिन के अंदर ई से एफ किया। तो केपलर साहब का कहने का मतलब था, ये जो ब्लू एरिया है, ये जितने एकड़ का है, स्क्वायर किलोमीटर का है, और ये वाला ब्लू एरिया और ये वाला ब्लू एरिया, इसका अगर हम स्क्वायर मीटर वर्ग लेंगे तो वो बराबर हैं। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो ये बहुत तेज जाता है, यहाँ पे इतना ही गया सी टू डी, यहाँ से ई से एफ गया। उसकी वजह क्या है बेटे, कि जब हमारे जो सैटेलाइट होते हैं, अभी आपको ये नीले रंग की पिक्चर दिख रही है बेटे, ये हमारी पृथ्वी है। यस नो में कोई जवाब दे दे मुझे, दिख रही है आपको? हेलो? यस सर। यस सर। तो क्या होता है बेटे, हमारा जो उपग्रह होता है वो यहाँ पे ये ऐसे इलिप्स में चलता है। जब वो हमारे पास आता है तो उसकी गति बहुत तेज हो जाती है। यहाँ पे वो गति सबसे तेज होती है जहाँ पे वो सबसे पास है, और जैसे जैसे वो यहाँ से दूर जाने चालू हो जाता है उसकी गति धीरे धीरे कम होती है। तो इसलिए जब वो यहाँ पे है तो वो 10 दिन में शायद यहाँ से यहाँ चलता है, पर जब वो दूर हो जाता है उसकी गति कम होती है तो वो 10 दिन में इतना
दूर जाता है, और वो जब से दूर हो जाता है तो शायद 10 दिन में बिल्कुल कम चलता है, और यहाँ से वो फिर यहाँ से हमारी तरफ गिरना चालू होता है। तो जैसे ही वो यहाँ से गिरना चालू होता है पृथ्वी की तरफ अपने इस कक्ष के अंदर, तो उसकी जो स्पीड है वो स्पीड उसकी बढ़नी चालू हो जाती है। सबसे ज्यादा स्पीड यहाँ होती है और फिर वो ऑटोमेटिकली घूमता है। तो ये उसका एक गुण है। ये अब आप देखिए, आपको ये नई तस्वीर दिख रही है बेटे? यहाँ पे सभी बीच में सूरज है, उसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, ये पिक्चर आपको दिख रही है। तो ये जो सर्कल वृत्त नहीं है, ये एक इलिप्स है। तो जो पृथ्वी भी है, जब सूरज से दूर जाती है तो हमारी स्पीड कम हो जाती है, फिर हम धीरे धीरे ऐसे 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 चलते हैं। यहाँ पे हमारी गति बढ़ती है, यहाँ पे हमारी गति सबसे ज्यादा हो जाती है, और फिर हम यहाँ से ग्रेविटेशन लॉ से घूमते हैं, सबसे तेज स्पीड होती है, और जैसे जैसे हम सूरज से दूर जाते हैं हमारी गति स्लो होती है, और इस प्रकार से हम अपना सूर्य के गिर्द कक्ष में घूमते रहते हैं। ये बात आपको दिख रही है, समझ आ रही है बेटे? तो इसी प्रकार से यहाँ पर होता है, यहाँ पे स्पीड तेज होती है। तो केपलर साहब क्या कह रहे हैं हमको यहाँ पर कि यहाँ पे ये जो टोटल वर्ग है जो हमने काटा, यहाँ पे हमारी स्पीड तेज थी, हम यहाँ तक गए, हमने इसको पृथ्वी से जोड़ा, ये जो लगभग त्रिकोण बना, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सब बराबर हैं, और इसको हम नाप के भी चेक करते हैं। आप समझ गए? तो उनका पहला नियम क्या था? जो भी वस्तु घूम रही है पूरे ब्रह्मांड के अंदर, कायनात के अंदर, वो एक सर्कल में नहीं घूमते हैं, वो एक दीर्घ वृत्ताकार में घूमते हैं। इस शब्द के ऊपर ध्यान दो, जहां पे मैं गोल गोल जलेबियां बना रहा हूं। इस शब्द को मिस मत करना बच्चों। समझ गए बेटे आप सब? यस सर। पहला लॉ क्या है? पृथ्वी, चांद, मंगल, बृहस्पति, नेपच्यून, प्लूटो, वो सब इस प्रकार के इलिप्स में, दीर्घ वृत्ताकार में घूमते हैं, सर्कल में नहीं। दूसरा नियम उनका कहने का था कि ये जो उनके कट बनते हैं, किसी समय भी कट, ये जो ब्लू 1 है, 2 है, 3 है, इनका जो क्षेत्रफल है, इनका जो एरिया है, वो बिल्कुल बराबर होगा। समझ गए बेटे? और अब उन्होंने एक तीसरा नियम भी बनाया। उनका कहने का मतलब ये था, मोटा मोटा बेटे, मोटा मोटा उन्होंने क्या बोला? जो चीज पृथ्वी सूरज से जितनी दूर होगी, उसका सूरज के परिक्रमा करने में भी ज्यादा टाइम लगेगा। और वो रेशो क्या होगी, वो अनुपात क्या होगा? अगर आप सूरज से दूर हैं तो उसका स्क्वायर, उसका वर्ग, और सूरज से दूरी कितनी है उसका 3 गुना अगर हम डिवाइड करते हैं, तो वो जो रेशो आएगी बेटे, वो कांस्टेंट रहेगी, और उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं केपलर कांस्टेंट। ओके, तो उसको समझने के लिए बेटे हम क्या करते हैं, आप इस पिक्चर में आ जाओ। देखो, यहाँ पे हमारी पृथ्वी है, समझ गए बेटे? और यहाँ पे क्या है? बृहस्पति है। दिख रहा है बेटे आपको मेरी पिक्चर के अंदर? यस सर। तो पृथ्वी की दूरी क्या है सूरज से? R1। रेडियस को हम बोलते हैं, आप इसको रा बोल लो,
या आर बोल लो। और पृथ्वी को सूर्य के इर्द गिर्द घूमने में कितना समय लगता है बेटे? 1 साल। ठीक है बेटे। तो पृथ्वी का जो 1 साल है वो, और जो दूसरा ग्रह है घूमने के लिए उसको जो लगता है, उनका अगर हम अनुपात लेंगे बेटे तो उनके T1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर, T2 डिवाइडेड बाई आर क्यूब, वो आपस में बराबर रहेंगे और उनका जो वैल्यू बनेगी वो जो ये यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, इसको केपलर कांस्टेंट बोलते हैं। समझ गए बेटे? ये उनके आपस के अंदर कांस्टेंट रहेंगे, ये हमारा रेशियो है। तो T1 स्क्वेयर डिवाइडेड बाई R1 स्क्वेयर, और दूसरा ग्रह हम लेते हैं वो क्या है, उसका समय लगता है ज्यादा, तो T2 को हम स्क्वेयर कर लेते हैं, और उसको उसका जो दूरी है हमसे वो भी अलग है, उसको हम ये लेते हैं। तो कहने के अंदर बेटे क्या हो जाएगा, T स्क्वेयर डिवाइडेड बाई R का 3 गुना बराबर हो जाएगा। एक हम दूसरा ले लेते हैं, मार्स का ले लेते हैं। ठीक है बेटे? मार्स का घूमने का कितना समय लगता है, मार्स का, उसका हमने स्क्वायर किया, और मार्स की दूरी सूरज से ज्यादा है, तो वो जो उसकी दूरी रेडियस है बेटे मार्स की, वो हमने किया, ये सब आपस में कांस्टेंट हो जाएंगे। तो इसका मोटा मोटा कहने का मतलब क्या है बेटे, कि जो चीज सूरज से जितनी दूर हो जाएगी उसको सूरज के इर्द गिर्द घूमने में समय भी ज्यादा लगेगा। और वो रेशो क्या है, टी स्क्वेयर। टी स्क्वेयर आपके घूमने का वक्त, और नीचे आर क्या है, आपकी दूरी, ये आपका कांस्टेंट रहेगा बेटे। राइट? तो बेटे ये आज के सबक के अंदर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अभी आपको थोड़ा कठिन लगेगा, अभी आप अपनी पुस्तक के 3 पेज जो हैं वो आप पढ़ो, और ये देखो जो जो हमारे पास चंद्रमा है बेटे, लगभग यहाँ पे वो क्या होता है, 4 लाख किलोमीटर होता है बेटे। 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख किलोमीटर होता है। और आपने देखा होगा बहुत लोग बोलते हैं सुपर मून। आपने सुना है कि आज बहुत बड़ा चांद निकलेगा, आज सुपर मून निकलने वाला है? किसी ने सुना है ये शब्द, बहुत बड़ा वाला सुनाओ। हाँ, तो उस समय क्या होता है बेटे, जो चंद्रमा है वो 4 लाख किलोमीटर की बजाय हमारे पास 3,60,000 किलोमीटर आ जाता है। समझ गए बेटे? तो ये जो पिक्चर बनाई हुई है ये सही अनुपात में नहीं है, पर ये हमको दर्शाने के लिए कि जो चंद्रमा घूम रहा है वो एक सर्कल में नहीं है, वो एक इलिप्स के अंदर है। ये बात आपको समझ आ गई बेटे? ये पिक्चर से सर्कल नहीं है, पर वो एक दीर्घ वृत्त आकार, जिसको हम इंग्लिश में इक्लिप्स कहते हैं। समझ गया? ये नोट भी कर लो बेटे, और इसको खुद भी समझने की कोशिश करो। ऑलराइट? और यही आपको देखोगे कि हम पास भी चले जाते हैं, दूर जाते हैं। तो जब हम, और इसको हम साइंस में क्या बोलते हैं बेटे, जब हम बहुत दूर चले जाते हैं तो उस अवस्था को हम बोलते हैं एपोजी। और यहाँ पे हमारी जो स्पीड है, जो हमारी स्पीड है
वो कम हो जाती है। और जब हम यहाँ से लुढ़क के, एक प्रकार की ये लुढ़कना है बेटे, जब हम लुढ़कते लुढ़कते पास आते हैं तो यहाँ पे हमारी जो स्पीड है वो स्पीड हाई हो जाती है। और फिर जैसे हम दूर दूर जाना चालू होते हैं तो हमारी स्पीड कम होती जाती है। यही चीज चंद्रमा से होती है। और यही चीज जब हम यहाँ पे सूरज के आगे आगे घूमते हैं तो पृथ्वी भी यहाँ से बेटे सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है। तो हमारे साथ भी यही होता है। और जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, इस चित्र के अंदर वो स्पष्ट दिखते हैं। तो आज का सबक बेटे मैं यहाँ खत्म करना चाहता हूँ। और आज हमने क्या देखा आज के सबक में कि हमारे पास यहाँ पर न्यूटन के 3 लॉज हैं। न्यूटन के 3 लॉ हैं। बल और गति, बल लगाने से स्थिति बदल सकती है। जड़ है, अगर आप रुके हुए हैं तो चल सकते हैं, चल सकते हैं तो तेज हो सकते हैं, अगर विपरीत दिशा में है तो स्लो हो सकते हैं। बल, दिस इज फोर्स एंड मोशन। फिर सेंट्रीपिटल फोर्स में हम आ जाते हैं, घूम रहे हैं। और न्यूटन साहब ने बोला था इक्वल एंड ऑपोजिट। तो जब अभिकेंद्रीय बल है यहाँ पर तो अभिकेंद्रीय बल के साथ साथ अविकेंद्रीय बल है। इसी वजह से पृथ्वी भी अपनी जगह के ऊपर स्थिर है कि जब सूरज हमें खींचता है अभिकेंद्रीय बल, और जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो हमको बाहर भगाती है, दोनों के बीच में बैलेंस है। हम अपनी जगह पे टिके हुए हैं सूरज के हिसाब से, चंदा मामा अपनी जगह पे टिका हुआ है, मार्स अपनी जगह पे टिका हुआ है, बृहस्पति अपनी, क्योंकि उनके बीच में सेंट्रीप्यूटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल और साथ में अविकेंद्रीय बल, इनके बीच में बैलेंस है। क्योंकि न्यूटन सर ने बोला था थर्ड लॉ, एवरी एक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यहां से हम केपलर पे आ गए। केपलर साहब का पहला नियम था जितने भी प्लैनेट्स हैं पूरे कायनात के अंदर, कॉस्मोस के अंदर, सोलर सिस्टम के अंदर, वो एक इलिप्स, धीराकार वृत्त में घूम रहे हैं। लॉ नंबर 2, अगर जब वो पास होते हैं तो तेज लुढ़कते हैं ए से बी, तो ये जो क्षेत्रफल है और दूर जाके ये क्षेत्रफल है, और जब वो स्लो हो गए तो ये पूरा क्षेत्रफल है, ये हमेशा बराबर रहेगा। और तीसरा उन्होंने बोला कि ये जो हमारी दूरी वाला है, जो उन्होंने बताया, ये जो दूरी वाला है और साथ में घूमने का वक्त है, उसके बीच में एक रेशियो है। हमारी दूरी का क्यूब जो डिवाइड करेंगे 3 दफा, घूमने में जो वक्त लगता है उसको अगर हम डिवाइड करते हैं जो दूरी है उसको, हम 3 की रेशियो से वो कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे T2 R2, उसी के साथ T मास का ले लेंगे, इस सबका कांस्टेंट रहेगा और इसको हम केपलर कांस्टेंट कहते हैं। सो विद दिस मैं स्टॉप शेयर को बंद करता हूं, हम सब आमने सामने आ जाते हैं। तो आयशा, और आयशा आपके साथ और कौन कौन बच्चियां बैठी हैं बेटे? अनम्यूट करो बेटे सभी लोग। सर मेरे साथ सबिया बैठी है। सबिया, तो सबिया बेटे आपको कैसे लग रहा है? कठिन है ना? हाँ सर। हाँ, पर मेहनत करनी है बेटे, पीछे नहीं बैठना, पीछे नहीं हाँ हटना। सर। हाँ हाँ। ओके। और हाँ ये सर। जो तो आज का सबक मैं YouTube पे भी डाल दूंगा, आप चाहते हो तो इसको रिवाइज करके भी देख सकते हो सबिया बेटे। हाँ ठीक है सर। सरफराज बेटे आप कौन कौन हो, आपके ग्रुप में कौन है? सरताज है।
सरफराज कौन है आपके साथ? अकेले हो कोई और भी है? सरफराज के साथ सर सरताज है। सरताज है। शाबाश बेटे, नाम बोलो बेटे, कौन कौन है आपके साथ? साजिद है, शहजाद है, महफूज है। साजिद, शहजाद और महफूज। अच्छा है बेटे, ग्रुप, शाबाश। मैंने आपको कितनी कहानियां सुनाई हैं? अब्दुल हमीद की कहानी सुनाई है, लाजपत राय की कहानी सुनाई है, डॉक्टर एपीजे कलाम की कहानी सुनाई है। वहां से लो और अपने दिल में लो बेटे। अपनी अम्मी का नाम रखो और अपने पूरे ग्रुप का नाम डालो। ओके बेटे, जैसे उसमें अब्दुल है, सुल्तान है, साजिद है, महफूज है, सरफराज है, आयशा है, सभी का नाम बीच में, अभी हमको पता लगे। ओके बेटे, ऐसा रखो और इकट्ठे रहो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे की मदद। और ये सारा का सारा 1 घंटे का सबक मैं YouTube में डाल के इस ग्रुप में लिंक डाल दूंगा, आप इसे दोबारा भी सुन सकते हो बेटो। ओके, मेरे लिए वो नहीं। और ये पिक्चर वगैरह के लोग वगैरह सब बकवास होते हैं। कोई आदमी जो डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, स्पोर्ट्स पर्सन है, ओलंपिक चैंपियन है, जिसने हमारे समाज के लिए कुछ काम किया है, ये फिल्म एक्टर वगैरह तो नकली हीरो होते हैं, हमको इनसे क्या लेना देना बेटे? बोलो बेटे, बोलो। ऑल राइट बेटे, वी विल क्लोज टुडेज सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। आई एम लॉगिंग ऑफ। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। I want to थैंक यू सर, थैंक यू। आप all of please bye bye। अगले बृहस्पति को मिलेंगे and we will continue। Bye all of you। Bye bye। ओके, थैंक यू सर। Bye bye। Bye 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 everyone। Okay, Aisha, Thank you so much. everybody, all of you बेटे, सरफराज, साजिद, महफूज, सब लोगों को थैंक यू bye सो bye। मच सर, थैंक यू। Bye बेटे, bye bye। सर Bye bye बेटे।